बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसे हुई, यानी बंगाल जो राज्य था वहाँ अंग्रेजों के शासन की स्थापना कैसे हुई। पहला प्रश्न ये है। उसी के अथवा में दूसरा प्रश्न दिया गया, प्लासी के युद्ध की परिस्थितियों का निरूपण कीजिए, यानी कैसे बंगाल के नवाबों तथा अंग्रेजों के बीच में प्लासी जो पश्चिमी बंगाल के अंदर इस स्थान पर एक युद्ध हुआ। दूसरा प्रश्न ये अथवा में, फिर अथवा में प्रश्न एक, यानी प्रश्न अलग अलग है, आंसर सबका एक ही आएगा। तीसरा क्या है, नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के मध्य संघर्ष के कारणों की विवेचना करो, यानी बंगाल का जो नवाब सिराजुद्दौला था तथा अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड क्लाइव था, उनके मध्य संघर्ष क्यों हुए थे, उनके कारणों की विवेचना करेंगे। और चौथा प्रश्न है, प्लासी का युद्ध निर्णायक था। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के लिए तो निर्णायक था, लेकिन सिराजुद्दौला के लिए पराजय का कारण था। प्लासी का युद्ध निर्णायक था परंतु महान नहीं, निर्णायक था परंतु महान इस युद्ध को नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पूर्ण रूप से यानी अंग्रेजी राज्य की स्थापना नहीं हो पाई थी, इसकी भी विवेचना करेंगे। तो आज का प्रश्न ये है, बंगाल के अंदर ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसे। अब जब हमने पहला प्रश्न पढ़ा था उस समय ये पढ़ा था भी, जब भारत के अंदर ब्रिटिश शासन यहाँ आया, यानी जो अन्य जातियाँ भारत के अंदर, यहाँ कोई यूरोप से आई थी, कोई अंग्रेज, डच, पुर्तगाल वो आए थे, वो क्यों आए थे, क्या कारण थे, इस कारण तो उस समय भारत के अंदर मुगलों का शासन था। और उस समय जो शताब्दी चल रही थी वो थी 18वीं शताब्दी। कौन सी? 18वीं शताब्दी का प्रारंभ था और उस समय भारत के अंदर मुगलों का शासन था। उस समय भारत के अंदर मुगलों का शासन था। और अब देखो, जब भारत के अंदर ब्रिटिश शासन की स्थापना हो रही थी उस समय भारत की यानी जो स्थिति थी वो क्या थी, अत्यधिक शोचनीय थी। तो अब देखो हमको पढ़ना किसका है, बंगाल। अब देखो पश्चिमी बंगाल, जब भारत के अंदर मुगल साम्राज्य पतनोन्मुख था उस समय बंगाल, अवध और बिहार और उड़ीसा, यहाँ मुगल शासकों द्वारा अपने सूबेदार छोड़े गए थे, मुगल शासकों द्वारा अपने सूबेदार छोड़े गए थे। लेकिन जैसे जैसे मुगलों का पतन हुआ और शासक दुर्बल होते गए, इसी दुर्बलता का लाभ उठाते हुए बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर जो सूबेदार थे, इन्होंने वहाँ अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना शुरू कर दी थी। तो यहाँ उस समय बंगाल का शासक था अलीवर्दी। बंगाल का शासक उस समय कौन था, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां जो एक मुगल शासक का सूबेदार था, इन्होंने अलीवर्दी खां जो एक मुगल शासक का सूबेदार था, इन्होंने क्या कहा, बंगाल के अंदर स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा राज्य पर अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर दी थी, यानी स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी थी। अब देखो ये जो अलीवर्दी खां था, अलीवर्दी खां 1740 से लेकर 1756 तक इन्होंने शासन किया था, यानी 1740 तक, यानी पहले मुगलों के अधीन, लेकिन 1756 के अंदर बंगाल को स्वतंत्र रूप से अपना एक नया राज्य स्थापित कर दिया था दक्षिणी भारत के अंदर। अब देखो 1740 से 1756 को अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। कब? 1756 के अंदर अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। और ये अलीवर्दी खां की मृत्यु होती है उस समय, अलीवर्दी खां की जब मृत्यु होती है उस समय अलीवर्दी खां के पास में 3 पुत्रियां थी। अलीवर्दी खां के पास में तीन पुत्रियां थी। अलीवर्दी खां के पास में कितनी पुत्रियां थी? इनकी 3 पुत्रियां थी। और इन 3 पुत्रियों के पतियों की मृत्यु अलीवर्दी खां के जीवन काल में ही हो गई थी। यानी ये जो 3 पुत्रियां थी, इनके पतियों की मृत्यु अलीवर्दी खां के जीवन काल में ही हो गई थी। और वो पुत्रियां अपने ससुराल को छोड़कर किसके पास में रहा करती थी? अलीवर्दी खां के पास में। तो जैसे ही अलीवर्दी, अब इनकी 3 पुत्रियां थी। बड़ी बड़ी पुत्री का नाम था घसीटी बेगम। बड़ी बड़ी पुत्री का नाम क्या था? घसीटी बेगम। बड़ी बड़ी पुत्री का नाम क्या था? घसीटी बेगम, जिसके कोई संतान नहीं थी, जिसके कोई संतान नहीं थी, जिसके कोई संतान नहीं थी। दूसरी जो बेगम थी, यानी जो दूसरी लड़की थी या दूसरी जो पुत्री थी, किसकी? अलीवर्दी खां की जो दूसरी पुत्री थी, इसके एक लड़का था जिसका नाम था शौकत जंग। शौकत जंग, यानी जो दूसरी लड़की थी उसके एक पुत्र था शौकत जंग। तथा जो तीसरी जो पुत्री थी उसका पुत्र था सिराजुद्दौला। तीसरी जो पुत्री थी उसका पुत्र कौन था? सिराजुद्दौला।
तीसरी जो पुत्री थी उसका पुत्र कौन था? सिराजुद्दौला। अब अलीवर्दी खां की जब मृत्यु हो जाती है तो इधर से घसीटी बेगम थी, वो तो शौकत जंग को उसका उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, लेकिन यानी जो सिराजुद्दौला था वो अलीवर्दी खां ने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया था? सिराजुद्दौला को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इस कारण बंगाल का जो आगे आने वाला नवाब कौन बना था? सिराजुद्दौला, यानी सिराजुद्दौला नवाब बना था। और सबसे ज़्यादा जो प्रेम करता था अलीवर्दी खां वो किससे करता था? सिराजुद्दौला से। अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई तो उसके बाद अलीवर्दी खां ने अपने जीवन काल में ही किसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था? सिराजुद्दौला को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। लेकिन अब जब जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो नया नवाब कौन बनता है? सिराजुद्दौला। अब देखो, जब उनकी 3 पुत्रियां थी, छोटी छोटी पुत्री अपने अलीवर्दी खां ने अपने 2 हिते को जब यहाँ का बंगाल का नवाब बनाया तो इसके यानी कुछ ऐसे इन अपने ही परिवार या उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष भी शुरू। इधर थे घसीटी बेगम जो इसकी मौसी थी, उन्होंने विरोध किया, शौकत जंग ने भी इसका विरोध किया, तथा साथ में इस घसीटी बेगम का एक यानी जो दीवान था राजवल्लभ, उन्होंने भी यहाँ उन्होंने भी सिराजुद्दौला पर आक्रमण कर दिए थे। तथा उधर ये घसीटी बेगम और ये जो इनके साथ में थे ये अंग्रेजों के शासन को यहाँ प्रोत्साहन देना चाहते थे। तो हमारा सीधा सा टॉपिक है प्लासी की लड़ाई। अब देखो, नवाब जैसे ही वो नया नवाब बना तो उधर से घसीटी बेगम और जो अंग्रेज थे वो सबसे ज़्यादा विरोध किसका करते थे? सिराजुद्दौला का। अब देखो, अपने जीवन काल में उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त तो कर दिया था, लेकिन अंग्रेजी शासन उस समय अंग्रेजी शासन का जो अधिकारी था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव उस समय अंग्रेज अधिकारी था। ये अंग्रेज अधिकारी सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी के रूप में कभी नहीं देखना चाहता था। क्यों? क्योंकि ये सिराजुद्दौला अंग्रेजों का विरोधी था और इस कारण लॉर्ड क्लाइव यानी जो ये रॉबर्ट क्लाइव था ये इसको कभी भी पसंद नहीं करता था। इस कारण सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ तथा इस युद्ध के अंदर निर्णायक रूप से पराजय किसकी होती है? सिराजुद्दौला की। निर्णायक रूप से सिराजुद्दौला की पराजय होती है तथा लॉर्ड क्लाइव इस युद्ध में विजय रहता है। तो हमारा प्रश्न क्या था? ब्रिटिश शासनकाल की ये तो हमारे भारत के अंदर स्थापना हुई और उसके बाद में कैसे प्लासी का युद्ध हुआ और उस प्लासी के युद्ध में कौन विजयी रहा था और कौन पराजय हुआ था। तो अब देखो, विजय किसकी हुई? रॉबर्ट क्लाइव की, तथा पराजय का सामना किसको करना पड़ा था? सिराजुद्दौला का। तो हमारे सिलेबस के अनुसार हमारे प्लासी के यानी ब्रिटिश शासन की स्थापना तथा उसके कारण और परिणाम दिए गए। अब युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के अंदर यानी सिराजुद्दौला की जो क्या है, सिराजुद्दौला की है, उसकी तो पराजय हो गई तथा विजयी कौन रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। अगला टॉपिक है इसी प्रश्न का प्लासी के युद्ध के कारण। हमारा जो पहला पॉइंट क्या है, यानी जो प्लासी के युद्ध का पहला कारण क्या था? सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाने का विरोध। हम पूर्व में ये बात कर चुके हैं। प्लासी का जब सिराजुद्दौला को नवाब अपना अलीवर्दी का अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है तो उसका विरोध कौन करेगा? विरोध कौन करेगा हमको ये पता है। विरोध कौन करेगा? तो इसके विरोध में एक तो आएगी इसकी जो मौसी थी घसीटी बेगम। दूसरा इसका विरोध कौन करेगा? शौकत जंग जो इसकी मौसी का पुत्र था। और तीसरा ये जो घसीटी बेगम है इसका एक दीवान था जिसका नाम था राजवल्लभ। इन तीनों ने भयंकर षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए थे। किसके विरुद्ध? सिराजुद्दौला के। क्यों? क्योंकि ये तीनों घसीटी बेगम, शौकत जंग और राजवल्लभ ये तीनों ही बंगाल की गद्दी पर किसको नहीं देखना चाहते थे? सिराजुद्दौला को नहीं देखना चाहते थे। तथा अंग्रेज अब जब अपने घर के ही अपने परिवार के ही जब उनके प्रति षड्यंत्र रच रहे थे तो इन षड्यंत्र में इन घसीटी बेगम, शौकत जंग तथा राजवल्लभ का सहयोग भी कौन कर रहे थे? अंग्रेज भी सहयोग कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को पता था भी सिराजुद्दौला है वो हमेशा ही हमारा विरोधी था। अगर ये बंगाल की गद्दी पर रहेगा तो हम बंगाल के अंदर कभी भी अपने ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट था सिराजुद्दौला को बंगाल में
यानी नवाब बनाने का विरोध, तो विरोध किसने किया था? घसीटी बेगम, शौकत जंग और राजवल्लभ। जब इनके परिवार वालों ने जब इनका विरोध किया तो इस विरोध का फायदा किसने उठाया था? अंग्रेजों ने भी फायदा उठाया। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ही सिराजुद्दौला के विरोधी थे। दूसरा है बंगाल, दूसरा जो कारण है बंगाल की संपन्नता। अब देखो इस बंगाल की संपन्नता को लेकर के, यानी धन धान्य से भरपूर था तथा यहाँ की जो मिट्टी थी वो उपजाऊ थी। इस उपजाऊ मिट्टी को प्राप्त या उपजाऊ भूमि को प्राप्त करने के लिए, यानी जो प्राप्त करने के लिए धन संपन्न प्रदेश होने के कारण संपन्नता पहले से ही परिचित थे। कौन परिचित थे? यानी बंगाल एक धन संपन्न राज्य था और इस बात से पहले से ही परिचित थे। कौन? अंग्रेज। अंग्रेजों को पता था जो बंगाल राज्य है वो एक धन संपन्न राज्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर हमने बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया तो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को पूरा कर सकते हैं तथा अपनी स्थिति को हम क्या बना सकते हैं? यहाँ अगर हमने कब्जा कर लिया तो वहाँ अपनी स्थिति को, बंगाल के अंदर हमारी स्थिति को हम क्या कर सकते हैं? सुदृढ़ बना सकते हैं। तो प्लासी के युद्ध का दूसरा कारण क्या था? बंगाल की संपन्नता। ठीक है। तीसरा कारण क्या हुआ? प्लासी का युद्ध यानी अंग्रेजों के बीच में। तो अब देखो अंग्रेजों के प्रति संदेह है। तीसरा कारण था सिराजुद्दौला का अंग्रेजों के प्रति संदेह। अंग्रेजों के प्रति संदेह है, अंग्रेजों के प्रति संदेह। तीसरा कारण था अंग्रेजों के प्रति। क्यों संदेह था सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के प्रति? क्यों? क्योंकि जब अलीवर्दी खां की मृत्यु होती है उससे पहले ही अलीवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को चेतावनी दे दी थी भी अगर तेरे को अगर अपना साम्राज्य स्थापित करना है या बंगाल को आगे की ओर लेके जाना है तो सबसे पहले तुमको किसका सामना करना पड़ेगा? अंग्रेजों का सामना करना पड़ेगा। तथा उन्होंने ये भी कहा था, यानी एक चेतावनी के रूप में, यानी अलीवर्दी खां ने कहा, क्या कहा था? यह वतन तुम्हारा है जब तक अंग्रेज, यह वतन तुम्हारा है जब तक अंग्रेज आपको ध्वस्त करें उससे पहले आप ही उसे ध्वस्त कर दो। उससे पहले आप ही उसे ध्वस्त कर दो। उससे पहले ही आप उसको ध्वस्त कर दो। ये बात सिराजुद्दौला को किसने कही थी? अलीवर्दी खां ने कही थी कि ये वतन तुम्हारा है, यानी ये जो भारत देश है और ये बंगाल है ये आपका है। लेकिन ये आपका है कब तक? जब तक आप अंग्रेजों को ध्वस्त करते रहोगे। अंग्रेजों को ध्वस्त करते रहोगे। अगर आपने अंग्रेजों को ध्वस्त नहीं किया तो ये राज्य आपका नहीं रहेगा, ये राज्य आपका नहीं रहेगा। इस कारण जो सिराजुद्दौला था वो हमेशा ही अंग्रेजों को संदेह की प्रवृत्ति से देखता था। इस कारण सिराजुद्दौला था वो हमेशा अंग्रेजों को किसकी प्रवृत्ति देखता? संदेह, शंका की दृष्टि से देखता था। क्यों? क्योंकि उनको जो चेतावनी दी गई थी उसके मामा के द्वारा, यानी उसके नाना जी के द्वारा जो चेतावनी दी गई थी उस चेतावनी को हमेशा उसने अपने जीवन में उतारा था। तो प्लासी के युद्ध का तीसरा कारण क्या था? अंग्रेजों के प्रति सिराजुद्दौला का संदेह है। ठीक है बच्चों। चौथा पॉइंट, अब हम प्लासी के युद्ध का कारण नंबर 4 पढ़ते हैं। ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, आराम से देखोगे आराम से याद हो जाएगा। चौथा पॉइंट है सिराजुद्दौला का अनादर। सिराजुद्दौला का अनादर। सिराजुद्दौला का अनादर, यानी सिराजुद्दौला का अपमान किसने किया, अनादर किसने किया, बेइज्जती किसने की। यह भी एक कारण निकल कर आया था किसका? प्लासी का युद्ध का। क्यों? क्योंकि जब 1756 के अंदर सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। कब? 1756 के अंदर जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, जब एक राज्य का राजा, एक राज्य का एक व्यक्ति जब उत्तराधिकारी के रूप में सम्राट नियुक्त होता है तो आस पास के जितने भी राजा होते हैं वो उसको भेंट स्वरूप कुछ उपहार देते थे, कुछ उपहार देते थे, सोना चांदी वगैरह उसको उपहार के रूप में देते थे और साथ में भी उसको शुभकामनाएं भेजते थे भी आप इसका। लेकिन जब सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा
तब अंग्रेजों ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था। ऐसा कार्य मतलब न तो कोई भेंट स्वरूप उसको उपहार भेजे थे और न ही कोई अपना व्यक्ति उसके उत्तराधिकारी के यानी जो राज्याभिषेक हुआ था उसमें भेजा था। इस कारण सिराजुद्दौला अपना अनादर समझता था। किसको भी? जब अंग्रेजों ने उसको भेंट स्वरूप को, क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला को पहले ही पता था भी अंग्रेज हमेशा तेरे विरोधी रहेंगे, इस कारण सिराजुद्दौला अपना उसको अनादर समझता था। चौथा पॉइंट क्या है? सिराजुद्दौला का अनादर। अनादर किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। क्यों? क्योंकि जब 1756 के अंदर सिराजुद्दौला इसके बंगाल की गद्दी पर बैठता है तो उसको न तो उन्होंने भेंटें भेजी थी और न ही अंग्रेजों ने उसको बहुमूल्य उपहार दिए थे। तो चौथा पॉइंट क्या है? सिराजुद्दौला का अनादर। पांचवा पॉइंट कौन सा था? अंग्रेजों द्वारा नवाब के शत्रुओं को शरण देना। अब देखो थोड़ा सा यहां देखते हैं भी शत्रु कौन थे किसके? सिराजुद्दौला के शत्रु कौन कौन थे? एक तो आ गई उसकी मौसी घसीटी बेगम, एक दूसरा आ गया शौकत जंग, और तीसरा कौन था? राजवल्लभ। ये जो राजवल्लभ था दीवान था किसका? घसीटी बेगम का। इन तीनों ने मिलकर क्या किया? इन तीनों ने मिलकर किसकी शरण में जाने के लिए आश्रय मांगा? अंग्रेजों की शरण में जाने के लिए आश्रय मांगा। तब इस राजवल्लभ ने क्या किया? कोलकाता के अंदर जितनी भी धन संपदा थी, वो अपने पुत्र कृष्ण वल्लभ, अपने पुत्र, बंगाल के अंदर जितनी भी धन संपदा थी वो राजवल्लभ ने शौकत जंग और घसीटी बेगम के साथ में मिलकर अपने पुत्र कृष्ण वल्लभ के साथ में कहां भेज दी थी? कोलकाता के अंदर। कहां भेज दी थी? कोलकाता के अंदर अपनी धन संपदा को भेज दी थी। तब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को एक पत्र भेजा भी मेरे परिवार के जो आपकी शरण में आए हैं उन सबको मेरे पास में यानी बंगाल के राजा का ये आदेश है कि उसको मेरे पास में वापस भेजो। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा कोई नहीं किया तथा घसीटी बेगम, शौकत जंग, राजवल्लभ और कृष्ण वल्लभ चारों को कोलकाता के अंदर अपने शरण दी। तब अंग्रेजों की अंग्रेजों ने जब ये शुरू से ही सिराजुद्दौला के क्या थे यानी दुश्मन थे, यानी उनसे हमेशा ही नफरत करते थे। जब ये अंग्रेजों की शरण में चले गए तब नवाब ने क्या कहा? एक पत्र लिखा भी एक अंग्रेजों के पास में यानी रॉबर्ट क्लाइव के पास में पत्र भेजा भी ये जो मेरे परिवार के आपके पास में आए हैं इन सभी को मेरे पास में भेजो। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। तब एक प्लासी के युद्ध का कारण ये भी निकल कर आया। तब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में युद्ध निर्णायक हो गया था। क्यों? क्योंकि इनके शत्रु कौन कौन से थे? ये तीनों इनके शत्रु थे। इस कारण इन्होंने वहां इनको शरण दी तथा उसकी आज्ञा का अनादर भी किया तथा इन सबको वहां पर नहीं भेजा था। छठा पॉइंट है अंग्रेजों द्वारा कोलकाता। छठा पॉइंट है अंग्रेजों द्वारा कोलकाता की किलेबंदी करना। अंग्रेजों ने क्यों कोलकाता की किलेबंदी की? क्यों? क्योंकि उनको पता था जो बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला वो हमेशा ही अंग्रेजों का क्या है? विरोधी है। इस कारण अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों ने क्या किया? अपने अपने जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। किलेबंदी करनी यानी उन क्षेत्रों को अपने चारों ओर से अपने यानी सैनिकों से घेरकर और उसकी किलेबंदी की। इस चीज का जब सिराजुद्दौला को पता चलता है भी अंग्रेजों ने कोलकाता के किले किया, पूरे कोलकाता को अपने अपने क्षेत्र की किलाबंदी कर रहे हैं, तब सिराजुद्दौला ने इन सबको एक पत्र लिखा। किनको? यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को पत्र लिखा भी आपने जो कोलकाता की किलेबंदी की है, इस किलेबंदी के तहत मैं आपको आज्ञा देता हूं कि ये आप कोलकाता की किलेबंदी को बंद कर दो। लेकिन इन्होंने बंद नहीं किया, कोलकाता की किलेबंदी करना शुरू रखा। इस कारण छठा जो कारण निकल कर आया प्लासी के युद्ध का वो था अंग्रेजों द्वारा कोलकाता की किलेबंदी करना। क्यों? उन्होंने उनके अनादर किया, उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया था। तो छठा पॉइंट क्या निकल कर आया प्लासी के युद्ध का? अंग्रेजों द्वारा कोलकाता की किलेबंदी करना।
पॉइंट नंबर 7, सातवां कौन सा है? काल कोठरी की घटना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। काल कोठरी की घटना, इसके बारे में पढ़ेंगे, कब हुई, कब नहीं हुई, कब हुई, कैसे हुई। तो ये बात है 20 जून 1756 की। बात कब की है? 20 जून 1756 को, जब सिराजुद्दौला बंगाल का सम्राट बन जाता है या नवाब बन जाता है, तब की घटना है। यानी 20 जून 1756 को कोलकाता के अंदर एक दुर्ग था जिसका नाम था फोर्ट विलियम। दुर्ग कौन सा था? फोर्ट विलियम। इस फोर्ट विलियम दुर्ग का जब पतन हो गया था, और पतन करने वाला व्यक्ति कौन था? सिराजुद्दौला। यानी इस फोर्ट विलियम दुर्ग का पतन हुआ, तब सिराजुद्दौला ने क्या किया? इस फोर्ट विलियम दुर्ग को घेर लिया। किस दुर्ग को? फोर्ट विलियम दुर्ग को घेर लिया, तथा यहाँ 146 अंग्रेज थे। 146 अंग्रेज उस दुर्ग के अंदर थे। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया? इन 146 जो लोग थे, इन 146 लोगों को एक 18 फुट चौड़े, लंबे कितने? 18 फुट लंबे, यानी एक कमरा था 18 फुट लंबा, 18 फुट लंबा तथा 14 फुट 10 इंच चौड़ा, 14 फुट तथा 10 इंच चौड़ा एक कमरा था। उस कमरे के अंदर 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। इन अंग्रेजों के अंदर व्यक्ति भी थे, छोटे छोटे अंग्रेजों के बच्चे भी थे, तथा उनकी पत्नियां भी थी। और ये घटना है कहाँ की? कोलकाता की। ये घटना कहाँ की है? कोलकाता की। कोलकाता की ये घटना है। कालकोठरी 146 अंग्रेज थे। जब इन अंग्रेजों को एक कमरे के अंदर बंद किया गया, अब देखो ये गर्मी का महीना, जून का महीना, 18 फुट लंबा तथा 14 फुट चौड़ा कमरा। इन कमरों के अंदर इन्होंने ठूस ठूस कर कितने अंग्रेजों को भरा? 146 अंग्रेजों को इन्होंने भरा। जब 23 जून को, यानी 3 दिन बाद, जब 23 जून को उस कमरे के द्वार खोले गए थे, तो इसमें से 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कितने लोगों की? 123 लोगों की मृत्यु हो गई, तथा जीवित कितने बचे थे? जीवित बचे थे 23 लोग। कितने बचे थे? जीवित बचे थे 23 लोग। और इन 23 लोगों में एक हालवेल नाम का अंग्रेज भी था। किस नाम का? हालवेल नाम का एक अंग्रेज भी शामिल था, जो इन 23 लोगों में जीवित रहा था। अब देखो, जब ये बाहर आ गया था, 123 जून के 146 अंग्रेज थे। 23 जून को जब, यानी उस कोलकाता के, यानी इस कोलकाता कालकोठरी का जब द्वार खोला गया, तो उसमें 123 लोगों की मृत्यु हो गई, तथा जीवित कितने बचे थे? 23 जीवित बचे थे। उसमें जीवित बचने वाला एक व्यक्ति कौन था? हालवेल भी था। इस हालवेल ने एक पत्र लिखा। इस हालवेल ने एक पत्र लिखा, और इस पत्र के अंदर जो ये कालकोठरी की घटना हुई थी, इस कालकोठरी को, घटना को इन्होंने ब्लैक हाल की घटना ओब्लिक कालकोठरी की घटना कही गई। कालकोठरी, ब्लैक हाल की अथवा काल कोठरी की घटना कही गई। कालकोठरी की घटना कहा जाता है, कालकोठरी की घटना अथवा ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। इसके अंदर ये भी बताया जाता है भी अंग्रेजों के बच्चे भी थे, महिलाएं भी थे, तथा ये घटना उस समय भारत के अंदर कहाँ हुई थी? कोलकाता के अंदर। इस कारण इस घटना को भारतीय इतिहास के अंदर ब्लैक होल या कालकोठरी की घटना कहा जाता है। ब्लैक होल या कालकोठरी की घटना कहा जाता है। तो देखो बच्चों, आज हमने प्लासी का युद्ध पढ़ा, कैसे हुआ, किन किन के मध्य हुआ, क्यों हुआ, और
क्या कारण थे। अब इसके कारणों पर हमने 7 कारणों की चर्चा की है। पहला कारण क्या था, सिराजुद्दौला को नवाब बनाने का विरोध किया। दूसरा था बंगाल की धन संपदा। तीसरा था अंग्रेजों के प्रति संदेह। चौथा था सिराजुद्दौला का अनादर अंग्रेजों ने किया था। पांचवा था अंग्रेजों द्वारा नवाब के शत्रुओं को शरण देना। और छठा पॉइंट था अंग्रेजों द्वारा कोलकाता की किलेबंदी करना। तथा 7वां था काल कोठरी की घटना, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। धन्यवाद।